नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य में आज सुनिए साठोत्तरी दशक की प्रसिद्ध और प्रमुख लेखिकाओं में से एक सुमति सक्सेना लाल जी, जो आज भी लेखन में सक्रिय हैं, की लिखी कहानी बेघर। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। एक गेट से दूसरे गेट तक बजरी से बने ड्राइववे पर मैं रोज़ सुबह सवेरे गिनकर 25 चक्कर लगा लेती हूँ। एक तरफ के 140 कदम, कुल मिलाकर 3500 कदम। कितनी दूरी हुई ये पता नहीं, पर मेरा टहलना घर के भीतर ही हो जाता है। रोज़ ही मैं घूमकर सामने के बरामदे में रखी आराम कुर्सी पर फैल कर बैठ जाती हूँ। इस बीच चंपा ने सामने की मेज पर गुनगुने पानी में नींबू शहद रख दिया होता है। मैं उसे धीमे धीमे घूंट घूंट पीती रहती हूँ। सुबह सवेरे उठने का यही तो फ़ायदा है कि तसल्ली से काफ़ी समय अपने साथ बैठने को मिल जाता है। नहीं तो एक बार यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गए तो डिपार्टमेंट और घर के बीच फुर्सती कहाँ मिलती है। एकदम मुंह अंधेरे उठने की आदत मैंने पापा से पाई है। मम्मी इस आदत के लिए पापा पर हंसती थी और इसे उनका मिडिल क्लास हैंगओवर कहती थी। उनके लिए तो सुबह का 7 भी मिडनाइट होता था। अकेले में बैठकर रोज़ ही मैं अपने आप से बातें कर लेती हूँ। सोचने के लिए कितना कुछ है। पूरे 55 साल की जीवन यात्रा। 34 साल इसी घर में गुजर गए। 18 साल की उम्र में ए ब्लॉक की इस कोठी में रहने आए थे। 24 साल की उम्र में शादी और 3 साल सुधीर के साथ रहने के बाद यहीं आ गए थे। तब से यहीं तो हैं हम। अपना ये घर, अपनी इस ज़िंदगी की और अपनी इस दिनचर्या की आदत है मुझे। पर कल से ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फिर से ज़िंदगी उलट पुलट गई है। कल अप्पू ने आकर किसी बहुत पुराने ज़ख्म को खुरच कर खोल दिया जैसे। डिपार्टमेंट में पहुंचकर कंधे से पर्स उतार कर रख ही रही थी कि अप्पू अंदर आई थी। गोरा रंग, भरा सा शरीर, लगा था देखा है ऐसे कहीं। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर वही बोली थी, भाभी मैं अप्पू। उसके चेहरे पर असमंजस, डर, दर्द सब कुछ था। लगा था उसकी आवाज़ कांप रही है। कुछ क्षण के लिए मैं उलझन में पड़ी थी, पर इसने मुझे भाभी कहा है। फिर मुझे समझने में देर नहीं लगी थी और मैं अचंभित रह गई थी। अरे अप्पू तुम। लगा था मेरा मन तय नहीं कर पा रहा है कि इस क्षण मुझे कैसा लगना चाहिए। फिर लगा था कि आंसुओं का एक सैलाब सीने के अंदर उछाले ले रहा हो। हम दोनों ही आमने सामने काफ़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे थे। लगा था मुझे कुछ बोलना चाहिए, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं। लंबे असमंजस के बाद मैं बात शुरू कर पाई थी। कैसी हो अप्पू? मैंने पूछा था। अप्पू ने अपनी गोदी में पड़ी निगाह को मेरी तरफ उठाया था। ठीक हूँ। वो कुछ क्षण चुप रही थी। आप कैसी हैं? फिर लगा था उसकी आवाज़ काँप रही है। भाभी आपकी याद अभी भी बहुत आती है। वो कुछ क्षण के लिए चुप हो गई थी, फिर जैसे अपने आने की माफ़ी मांग रही हो। लखनऊ आई थी तो किसी ने बताया कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तो मन नहीं माना और बहुत हिम्मत करके आपसे मिलने चली आई। अप्पू की आंखों में भीगापन है। समय की गर्त में दब गया बहुत कुछ एक साथ सामने आकर खड़ा हो गया था। मुझे अपने आप को संयत करने की कोशिश करनी पड़ी थी। मेरे स्वर में शिकायत भर गई थी। अप्पू, सुधीर ने ऐसे डाइवोर्स के कागज़ भेज दिए थे, तब किसी को मेरी याद नहीं आई थी? बाबूजी, अम्मा जी, छोटे भैया, तुम्हें किसी को भी नहीं? क्या मैं कुछ भी डिज़र्व नहीं करती थी? अप्पू ने एक बार उलझन भरी निगाह से मेरी तरफ देखा था, जैसे वो मेरी किसी बात को समझ ना पा रही हो। कुछ क्षण बाद वो बोली थी तो उसकी आवाज़ काँप रही थी। भाभी भैया तो फ़ौरन ही आपके पीछे पीछे आपको मनाने के लिए लखनऊ आए थे। अम्मा बाबू ने भी कितनी कोशिश की थी बात करने की, पर अंकल ने कह दिया था कि आप किसी से मिलना नहीं चाहती, बात भी नहीं करना चाहती। अप्पू की आंखों में आंसू भरने लगे थे। भैया ने आपको बाबू की डेथ की खबर दी थी, पर उसकी आवाज़ एकदम से भारी हो गई थी और आंखों में रुकी आंसुओं की परत गालों पर उतर आई थी। मैं सन्न रह गई थी। अरे क्या हुआ था बाबू को? अप्पू ने मेरी तरफ देखा था, पर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे दिल में एक हुक सी उठी थी। पापा आपने ये क्या कर दिया? कुछ क्षण की चुप्पी। अप्पू की आवाज़ कांपने लगी थी। अम्मा आखिर तक इस दुख से नहीं उबर पाईं।
कुछ गालों पर ढुलक आए आंसू उसने धीरे से अपने हाथ से ही पोंछ लिए थे। मेरी ज़ुबान तक आया था पूछूं, और सुधीर पर चुप रही थी। अब क्या कहूँ, क्या पूछूं, क्या शिकायत करूं, फिर किससे? सुधीर अब किसी और के पति हैं और पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। मन में एक हुक उठी थी। ये क्या हो गया? क्यों होने दिया मैंने ऐसा? कुछ नहीं कर सकती थी अब मैं। तब क्यों नहीं समझी थी मैं ये बात कि पापा के लिए सुधीर दामाद होने से पहले एक बहुत जूनियर आईएएस अफसर थे जिसकी उद्दंडता को वे माफ़ नहीं कर सकते थे। शायद पापा सुधीर को सबक सिखाना चाहते थे, पर मेरी बलि चढ़ गई। या पापा ने शायद सोचा ही नहीं होगा कि उनसे बार बार झिड़की खा लेने के बाद सुधीर मौन साध लेंगे और अपना रास्ता बदल लेंगे। शायद पापा ने यह भी नहीं समझा होगा कि सुधीर के बगैर मेरा जीवन इस कदर अधूरा हो जाएगा। सुधीर से मेरी शादी पापा की ज़िंदगी की पहली हार थी। वो इस रिश्ते में शुरू से अपने आप को शह की स्थिति में समझ रहे थे, पर संबंधों की बिसात पर वे अनजाने ही मात खा गए थे। वो पहली बार जिंदगी के हिसाब किताब में गड़बड़ा गए थे। पापा मेरी शादी तय करके आए थे तो मौसा जी हैरान रह गए थे। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? अपनी वसु को आपने इतने नाज नखरे से पाला है, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती वो अपने। और बरेली का वो इलाका देखा है आपने? गंदगी के नाले बहते हैं वहाँ। पापा ने हंसकर बात टाल दी थी। अरे अनिल, लड़का देखोगे तो खुश हो जाओगे। दरवाजे पर रौनक हो जाएगी। गोरा चिट्टा 6 फुट का हंसता चेहरा। पहले अटेम्प्ट में आईएएस में आ गया, ऑल इंडिया 3rd रैंक। मुझे जिस दिन कर्टसी कॉल देने आया था मैंने तो उसी दिन छांट लिया था उसे। हैसियत लड़के की देखी जाती है, बाप की नहीं। पापा ने मौसा जी की तरफ बड़ी अर्थ भरी निगाहों से देखा था। हम लोगों की शादी भी इसी बूते पर हुई थी ना, और हम लोग भी खुश रहे ही, और हमारी बीवियां भी। वे थोड़ी देर चुप रहे थे, फिर धीमे से फुसफुसाए थे, जैसे ज्ञान की बात बता रहे हों। स्टेटस में बहुत फ़र्क हो तो लड़के ही घर वालों से कहाँ रिश्ता रखते हैं ज़्यादा दिन तक। मौसा जी एकदम सकचा गए थे। उन्होंने खिसियाई निगाहों से मेरी तरफ देखा था और चुप रहे थे। बोलते भी क्या, नाना आईसीएस थे, अपने ज़माने के नामी गिरामी अफसर। बजरंगी लाल आईसीएस के चर्चे ब्यूरोक्रेसी में आज भी चलते हैं। उन्होंने मम्मी और दोनों मौसियों की शादी गरीब घर के होनहार लड़कों से की थी। शायद ये उनकी प्रखर बुद्धि का पारिवारिक प्रशासन था। तीनों ही दामादों ने अपने परिवारों से कोई संबंध नहीं रखा था। तीनों ही बजरंगी लाल के आज्ञाकारी रहे और तीनों के ही घर पर उनकी पत्नियों का शासन चलता था। पर सुधीर ने बहुत ही ईमानदार और समझदार तरीके से शादी से पहले ही मुझको अपने परिवार की हैसियत, उसकी सीमाएं, समस्याएं, असुविधाएं, दोनों परिवारों के बीच का अंतर, अपने माता पिता के त्याग सब अच्छी तरह समझा दिए थे। मुझको सुधीर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। शादी के बाद मैं बरेली आती तो परेशान हो जाती, पर उस घर की असुविधाओं को मैंने कभी शिकायत नहीं बनने दिया, अपने मन के सामने तक नहीं। वैसे भी सुधीर मेरे मन को पहले से ही तैयार कर चुके थे, इसलिए मेरे पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं था। पर 1 साल बीतते न बीतते पापा बौखलाने लगे थे। उनके सब्र का बांध टूटने लगा था। ना उन्हें बरेली वालों का मेरे पास जाकर रहना ही अच्छा लगता था, और ना ही उन्हें सुधीर का मुझे लेकर बार बार बरेली जाना ही। मैं बड़ी मुश्किल से पापा को शांत कर पाती थी, पर कब तक। आज ज़िंदगी टुकड़े टुकड़े से मेरी आंखों के आगे घूम रही है। कभी लगता कितनी पुरानी बात हो, जैसे पिछला जन्म था वो। कभी लगता सब कुछ आंखों के सामने है, अभी अभी बीता है या बीत रहा है। पापा, मम्मी, सुधीर और मेरी शादी। लगता जैसे सुधीर का एहसास मन के आसपास छू रहा है कहीं। सुधीर की याद और तोड़ रही है मन को, जैसे किसी पराये पुरुष को याद कर रही हूँ मैं। कोई इंसान जो इतना अपना था, इतना निकट था, वो अचानक इतना पराया कैसे बन गया? कहाँ चला गया वो? इसी दुनिया में कहीं पर उसे पुकार नहीं सकती, उसे छू नहीं सकती। सुधीर के संग की चाहना मन को मथने लगती है। मन में अजीब सी तड़पन होती है। लगता है कहीं से किसी तरह से पालूं सुधीर को। आज नए सिरे से मलाल उपजता है कि जब मैं बुला सकती थी सुधीर को, तब क्यों मान किए बैठी रही? क्यों सुधीर अम्मा बाबूजी के आने का इंतज़ार करती रही? किस लिए? तब क्यों नहीं समझा था कि पापा ऐसा कर सकते थे? समझ ही नहीं आता कि कैसे उस एक क्षण ने सब कुछ नष्ट करके रख दिया और मैं चुप रही। वैसा होने देती रही क्यों?
अब कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे और सुधीर के बीच तो बड़ा मधुर सा रिश्ता था। मेरी दुनिया तो सुधीर के ही आसपास घूमती थी। तब लगता था कि 100 साल भी जिएंगे तब भी ऐसा ही प्यार करते रहेंगे, एकदम ताज़ा, हर पल नया नया सा। तब लगा था कभी बूढ़ा नहीं हो सकता मेरा प्यार। तनाव तो पापा और सुधीर के बीच हुआ था। शायद पापा ने सुधीर के पिता के लिए कुछ अशोभनीय कह दिया था। ये भी कहा था उस गंदे घर में वो मुझको लेकर बार बार न जाया करें। और सुधीर आपा खो बैठे थे। उस क्षण सुधीर ये भूल गए थे कि वे मेरे पापा और प्रांत के सीनियर सेक्रेटरी हैं। पापा से बहुत कुछ कहकर सुधीर घर के अंदर आए थे तो मैं भी पीछे पीछे आ गई थी। सुधीर भीतर आकर भी बड़बड़ाते रहे थे और गुस्से में कुछ भी बोल रहे थे। मुझको अच्छा नहीं लगा था। 3 सालों में पहली बार मेरा स्वर सुधीर से बिगड़ा था। सुधीर, माइंड योर लैंग्वेज। हम दोनों में कहा सुनी हुई थी। सुधीर उत्तेजित हो गए थे। उनका हाथ मेरे ऊपर पड़ा तो नहीं था पर उठा तो था ही। मुझे कुछ देर के लिए तोड़ देने के लिए उतना ही काफ़ी था। सारी स्थितियों का विश्लेषण और विवेकीकरण तो मैं बहुत बाद में कर पाई थी। मैं बाहर के कमरे में पापा के पास आकर बैठ गई थी। पापा ने मुझसे चलने के लिए कहा था और मैंने अपनी अटैची ठीक कर ली थी। आज सोचती हूँ मैंने वैसा क्यों किया। मैं रुककर सुधीर से बात कर सकती थी। उनसे पापा के कहे की माफ़ी मांग सकती थी। सुधीर जिस ढंग से पापा से बोले थे उसके लिए उनसे झगड़ा कर सकती थी, उनसे रूठ सकती थी, पर मैं ऐसे क्यों चल दी। तब लगा था कि एक आध दिन में सुधीर मेरे पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले आएंगे, मुझे मनाएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ था। और मैं मूर्खा की तरह पापा की बिगर देन लाइफ ईगो के तले मान किए बैठी रह गई। नहीं, सुधीर से मान रखने जैसी कोई बात नहीं थी मन में। बस मैं पापा को लांघ कर लौटने का साहस नहीं कर सकी थी। शायद ठीक कहती है मीना। पापा वो वट वृक्ष थे जिनके साए तले तुम और भैया पूरी तरह से ग्रो किए ही नहीं। MA PhD करना भी कोई ग्रो करना होता है। पापा ने मुझे सोचने का समय नहीं दिया था। जल्दी ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च ज्वाइन करा दी थी। रिसर्च पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुधीर के भेजे डाइवोर्स के कागज़ मिले थे। बहुत तकलीफ़ हुई थी पर मैंने दस्तखत कर दिए थे। लगा था सुधीर यही चाहते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में नौकरी लग गई थी। तभी सुधीर की शादी की खबर मिली थी। कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई थी पर सुधीर मन से दूर जाने लगे थे। पापा अपनी तरह से मेरी ज़िंदगी प्लान कर रहे थे। एकदम स्मार्ट, भरा पूरा सा सक्षम जीवन। जीवन में एक पुरुष नहीं हुआ तो क्या, और भी तो बहुत कुछ है। पापा ने कुछ ऐसा ही समझाया था मुझे। उन दिनों पापा कानपुर में घर बनवा रहे थे, पूरे 1 बीघे के प्लॉट पर। वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। जैसे उन दोनों वे सपने भी घर के ही देख रहे थे। उसी घर में वसु तुम्हारे लिए भी एक एनेक्सी बनवा देते हैं। पापा कितना ख्याल करते हैं, सोचकर मैं निहाल हो गई थी। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा था, फिर मना कर दिया था। नहीं पापा, पूरी ज़िंदगी तो मुझे लखनऊ में रहना है। शुरू से यहीं हूँ, फिर रिटायर होकर कानपुर जाकर क्या करूँगी। मेरे सारे मित्र और परिचित तो यहीं हैं। दीदी अलग क्यों रहेंगी, कानपुर रहेंगी तो मेरे साथ ही रहेंगी। भैया ने विरोध किया था। मैं एकदम खुश हो गई थी। ये छोटे छोटे भरोसे बहुत हिम्मत देते। अकेले में भी जीवन एकदम बेसहारा नहीं लगता। भैया से भी ज़्यादा ख्याल करने वाली अंजलि। कितनी बार तो ऐसा होता कि भैया से संवाद अंजलि के माध्यम से होता। मेरी इच्छा आवश्यकता वही भैया तक पहुंचाती और वही उसे पूरा भी कराती। खैर, घर के प्रश्न पर पापा निश्चिंत हो गए थे। लखनऊ में अलॉटमेंट का घर है ही, फिर किस बात की चिंता। एकदम शहर के बीच में 4 बेडरूम की कोठी। पापा दूरदर्शी थे। सर्विस में रहने के लिए 1 से 1 कोठियाँ मिली, पर उन्होंने घर अलॉट करा लिया था। फिर इसे कभी नहीं छोड़ा था। कहते कभी तो रिटायर होना ही है, फिर कोई रहने के लिए सरकारी कोठियाँ नहीं मिलेंगी। सो लखनऊ में रहने का एक ठिकाना पक्का कर लिया था उन्होंने। बिल्कुल सही प्रबंध हो गया था। भैया के लिए कानपुर वाला घर और मेरे लिए अलॉटमेंट का ये घर। मैं बहुत खुश थी इस व्यवस्था से। रिटायरमेंट के बाद पापा मम्मी कानपुर चले गए थे। 4 बेडरूम के इस घर में न जाने कितने परिवर्तन पापा मम्मी कराते रहे थे, और इन सालों में न जाने कितने बदलाव मैंने अपनी सुविधा और शौक़ के लिए कराए थे। मॉडर्न बाथरूम, धीरे धीरे करके लगभग सारे घर की नई फ्लोरिंग, किचन में टाइल्स और ग्रेनाइट। अलॉटमेंट का घर तो अपना ही होता है पीढ़ियों तक, पर मुझे पीढ़ियों की बात कहाँ सोचनी है। मेरे बाद किस्सा खत्म। पर क्यों भाई,
पापा इसी बात पर अटक गए थे। इसे सरकार को क्यों दिया जाएगा? इतना अच्छा घर, प्राइम लोकेशन, इस घर पर लाखों रुपए हम सबके लगे हैं। और तय हुआ था कि जॉइंट अलॉटमेंट पे पापा के साथ मेरा नहीं, विजय का नाम पड़ेगा। भगवान उसे लंबी उम्र दे, पर किसी भी हालत में घर हाथ से नहीं निकलेगा। पापा के बाद भैया, फिर दीप, और भैया का नाम डलवा कर पापा निश्चिंत हो गए थे। मैंने बहुत चाहा था कि मैं आहत ना महसूस करूं, पर मन में कुछ चुभा था। कई दिनों तक मैं बेचैन रही थी, जैसे कुछ छिन गया हो। कितने एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, पर वे हमारे दिल दिमाग पर हावी हो जाते हैं। मैंने अपने आप को समझाना चाहा था कि कागज़ के एक टुकड़े से फ़र्क ही क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ा भी नहीं था। पूरा घर तो मेरा ही है, मैं ही रहती हूँ यहाँ, और मेरी इच्छा से चलता है सब कुछ। ये घर मेरा प्राइड पोजीशन है। गेट पर गाड़ी रोककर जिस समय मैं हॉर्न बजाती हूँ और चंपा के बच्चे दौड़े हुए आते हैं तो अच्छा लगता है। लाल बजरी की सड़क पर सरजती हुई कार सामने के बरामदे के आगे आकर ठहर जाती है। अंदर जाते जाते तक मैं ना जाने कितने निर्देश दे चुकी होती, कभी माली को, कभी राम सिंह को और कभी चंपा को। हर दिन तो अपने इस घर में आती हूँ, पर हर बार नए सिरे से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एकदम अकेले अपने बूते पर अपनी ज़िंदगी को बहुत शान से जीने का आत्मविश्वास भी। पापा मम्मी ने तो पूरा घर ही छोड़ा है, सजा सजाया फर्नीचर, क्रॉकरी, कालीन, सब कुछ। पर फिर भी मैं तो घर में कुछ ना कुछ कराती ही रहती हूँ, किसी न किसी तरह से उसे सजाती और संवारती ही रहती हूँ। मेरी मित्र मुझे हाउस ब्राइड कहती है। इंग्लिश डिपार्टमेंट की मिसेस धर जब भी मेरे घर आती हैं तो एकदम खुश हो जाती हैं। भाई वसुधा, तुम्हारे घर आकर आनंद आ जाता है। हमने तो सोच लिया है कि जब भी अपनी बेटी की शादी करेंगे उसे 1 महीने के लिए हाउस कीपिंग की ट्रेनिंग के लिए तुम्हारे पास छोड़ देंगे। परफेक्ट होस्टेस हो तुम। मैं हर बार हंस देती हूँ। मन में कुछ चुभता है पर अच्छा लगता है। मैं अक्सर बैठे बैठे अपने सुख दुख का हिसाब करती रहती हूँ। सोचती हूँ भाग्य ने कितना कुछ मुझसे छीन लिया, पर कितना कुछ दे भी दिया। यूनिवर्सिटी की ये नौकरी, लखनऊ का अपना ये घर, भैया और अंजलि जैसे भाई भाभी, और दीप तो मेरा ही बेटा है। क्लास 2 से लेकर ग्रेजुएशन तक मेरे पास रहकर पढ़ा। अंजलि आई होती तो भी अपनी छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए मेरे ही आगे पीछे लगा रहता, और मेरी दुनिया दीप के चारों तरफ। अंजलि और भैया के बहुत से एहसान हैं मेरे ऊपर। सबसे बड़ा उपकार तो दीप को मेरे पास छोड़ देना ही है। ऐसे हर कोई अपनी पहली औलाद को किसी के पास छोड़ सकता है कहीं? फिर वो छोड़ना भर थोड़ी था, वो तो एक तरह से दे देना था। कौन से स्कूल में दाखिला कराना है, दीप को कौन सा कोर्स ज्वाइन कराना है, किस जगह दीप को भेजना है या नहीं भेजना है, सबके निर्णय मैं ही तो अकेले लेती रही हूँ। भैया तो केवल पैसा दे जाता। पापा मम्मी के निधन के बाद भैया मेरा कुछ अधिक ही ख्याल रखने लगा है। हर छुट्टी से पहले ही कानपुर से मुझे लेने के लिए गाड़ी आ जाती है। परिवार का कहीं भी कोई कार्यक्रम बनता तो मैं अवश्य उसमें शामिल की जाती हूँ। अपने काम के सिलसिले में भैया लखनऊ आता ही रहता है। तब अंजलि अपने फार्म से ढेर ढेर सामान भेजती है, अनाज, फल, सब्जी, अपनी डेयरी से घी, पनीर, सब कुछ। मेरा घर भरा पूरा सा रहता। पापा इतने बड़े अफसर थे, पर भैया के राज में संपन्नता झलकने लगी है, कानपुर में भी और लखनऊ में भी। लखनऊ विकास प्राधिकरण का नोटिस आया है कि उसके अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का निस्तारण न लाभ न हानि की नीति पर किया जा रहा है। सभी आवंटी बहुत खुश हैं। सूचना मिलते भैया भी आए थे। एलडीए की भागदौड़ शुरू हो गई थी। 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का मूल्यांकन मात्र 12 लाख रुपया हुआ है। भैया और दीप में बहस चलती रही थी। भैया का कहना था कि ये एक छोटी सी रकम है, इसे एक साथ निपटा दिया जाए। दीप की राय थी कि हम उतना भी एक साथ क्यों तोड़ें, हमें लोन लेना चाहिए। बीच बीच में अंजलि भी अपनी बात कहती रही थी। उस उल्लास, उस वाद विवाद में मुझे तो किसी ने शामिल किया ही नहीं था। बहुत प्रयास करने पर भी मैं स्वयं भी सम्मिलित नहीं हो पाई थी। सारे समय मैं मौन ही रही थी। मैं तो आज तक इस घर को अपना ही समझती रही थी। यही तो कहा था पापा ने। पर खरीदने वाली बात पर भैया ने मुझसे कोई राय की ही नहीं। इतने पैसे की हैसियत तो मेरी भी थी। कई दिन तक मैं बेचैन रही थी। कई रात मैं ठीक से सो नहीं पाई थी। कई बार जुबान तक आया कि भैया से कह दें कि ये घर पापा ने मेरे लिए दिया था, पर कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी।
मुझे डर लगा था कि कहीं भैया नाराज़ हो गया तो, कहीं भैया ने अपना कानूनी हक बता दिया तो क्या करूँगी? तब तो सारे रिश्ते दरक ही जाएंगे। इस चोट को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। मैं चुप रही थी, पर मन जैसे क्षत विक्षत हो गया था। भैया ने अपने और अंजलि के संयुक्त नाम से घर खरीदा था। एक कसक हुई थी मन में। भैया मेरा नाम भी तो डाल सकता था, तब मैं शायद थोड़ा कम अकेला महसूस करती। वैसे भी मेरा तो सभी कुछ भैया और दीप को ही जाना है, फिर भैया मेरा नाम डालने में क्यों डर गया? शायद भैया ने सोची ही नहीं वो बात। घर अभी भी पहले की तरह मेरी इच्छा और आदेश से चलता है। कौन सा बल्ब शेड कहाँ लगेगा, क्यारियाँ कहाँ बननी हैं, ड्राइव वे लाल बजरी का बनेगा या काले कंक्रीट का, सभी तो मैं ही तय करती रही हूँ और अभी भी मैं ही तय करती हूँ। फिर भी लगने लगा है मेरी मुट्ठी खाली है, जैसे घर का बोझ कंधे पर ढो रही हूँ मैं। कभी ये भी लगता जैसे कि मेरी राय मांगने का, मेरा आदेश और इच्छा मानने का कोई एहसान मुझ पर किया जा रहा है। कभी कभी मन को बेहद पीड़ा होती। पापा ये कैसी व्यवस्था मेरी करके गए हैं? मेरे अपने घर को मेरी शरणगाह बना दिया उन्होंने। उस शरण के लिए कितने एहसानों में दबी हूँ मैं, चाहूँ तब भी मुक्त नहीं हो सकती हूँ। इन एहसानों के बोझ को ढोते ढोते थक गई हूँ मैं। अब मन करता है सब मुक्त कर दे मुझे। लगता है अब अंजलि कह दे मुझसे कि दीदी ये घर हमारा है, इसे हमारी तरह से चलने दीजिए। पर कहाँ, कभी कोई ऐसी आधी बात भी तो नहीं करता। लगता जैसे सब अपनी भलाई का खाता भर रहे हैं। भलाई नंबर 1 भैया ने, भलाई नंबर 2 अंजलि ने, भलाई नंबर 3 दीप ने। अभी तो इस भलाई के कॉलम और भरेंगे। अभी तो दीप की बहू आएगी, फिर उसके बच्चे। मेरा रजिस्टर एकदम खाली है, सिर्फ एहसानों से भरा हुआ। एहसान नंबर 1, 2, 3, 4, फिर सब कुछ करती हूँ सबके लिए, फिर भी एहसानों के बोझ तले दबी हुई हूँ। न जाने क्या हो गया है कि आजकल बात बात पर और अक्सर बेबात भी आंखें भर आती हैं। लगता जैसे पैर के नीचे अपनी कोई ज़मीन नहीं, सिर के ऊपर अपनी कोई छत भी नहीं, जैसे परायों के सायों तले खड़ी हूँ निपट अकेली। पापा याद आते हैं। सुधीर बार बार निगाहों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। जीवन में दोनों की ही कमी खलती है, दोनों से ही अलग अलग झगड़ा करती रहती हूँ। सुधीर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी आसानी से तुमने अपनी ज़िंदगी से मुझे कैसे निकाल दिया? पापा, आपने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? बीता हुआ कितना कुछ याद आता रहता है। तब मेरी शादी को कुछ माह ही बीते थे। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं पापा की बात कर रही थी। कोई काम हो, कोई समस्या या कोई भी प्रसंग हो और मैं पापा की बात करने लगती। सुधीर हंसते रहे थे। ऐसा है वसु कि तुम्हें फादर फिक्सेशन की बीमारी है, तुम उनसे ऑब्सेस्ड हो। पापा हैं ही ऐसे, मैंने जवाब दिया था। सभी माता पिता ऐसे ही होते हैं। सुधीर लेटे थे, बहुत देर तक वैसे ही लेटे रहे थे, छत को देखते हुए जैसे कुछ सोच रहे हों। पता है वसु, माता पिता 3 तरह के होते हैं। एक वे जो अपनी संतान के लिए अपनी क्षमता से कम करते हैं, वे संतान के गुनहगार होते हैं। दूसरे वे जो अपनी संतान के लिए अपनी क्षमता के अनुरूप करते हैं, न ज़्यादा न कम, बस अपनी संतान के प्रति अपना धर्म भर निभाते हैं। सही होते हैं वे, कम से कम शिकायत जैसा तो कुछ भी नहीं होता। ज़्यादातर लोग वैसे ही होते हैं। सुधीर कुछ क्षण चुप रहे थे, फिर बोले तो स्वर भावुक होने लग गया था। तीसरे वे जो अपनी सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा करते हैं संतान के लिए, वे बच्चों पर एहसान करते हैं। सुधीर फिर चुप हो गए थे। वसु, मेरे पेरेंट्स तीसरी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने एहसान किया है हमारे ऊपर, अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा किया है हमारे लिए। तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। सुधीर ने मेरी तरफ करवट ले ली थी। वसु, ये बात हमेशा याद रखना। सुधीर का स्वर जैसे पिघलने लगा था। थोड़ी देर के मौन के बाद सुधीर हंसे थे। मजाक के स्वर में पूछा था, अच्छा वसु, तो अपने पेरेंट्स को किस कैटेगरी में रख सकती हो? मैं एकदम अचकचा गई थी। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं संबंधों के हिसाब किताब में उलझ गई थी। संबंधों को भी कहीं कमरे की लंबाई चौड़ाई की तरह नापा जा सकता है क्या? या जेब में पड़े सिक्कों की तरह जोड़ा घटाया या गिना ही जा सकता है भला?
फिर भी आज सोचती हूँ तो लगता है, क्या पापा ने मेरे साथ न्याय नहीं किया था? कोई भी तो नहीं ऐसा जिससे कुछ कह सकें। भैया से भैया की क्या शिकायत करूँ? अंजलि से क्या कहूँ कि मैं आहत हूँ सबसे, इस दुनिया से चले गए पापा से भी। एक मीना बचती है जिससे सब तरह की बातें कर लेती हूँ, जिससे अपना सुख दुख, अपना अकेलापन सब बांट लेती हूँ। 30 साल पुरानी मित्रता है उससे, पर वो भी तो नहीं समझ पाती मेरी पीड़ा और मेरी हार को। कभी कहती है, जब भैया और अंजलि इतना प्यार और मान देते हैं तो फिर इतना क्यों परेशान हो। कभी कहती है, जब मन पर इतना बोझा महसूस करती हो तो क्यों इस तरह से अपने आप को टॉर्चर कर रही हो, अपना अलग घर ले लो। पर मैं क्या करूं, मैं तो जैसे बंदी हूं, जैसे ट्रैप्ड हूं। क्या कहूं भैया और अंजलि से कि मैं क्यों जा रही हूं घर छोड़कर। उनके प्यार और सम्मान का प्रतिदान ऐसे रूठ कर कैसे दे सकती हूं। धीरे धीरे भैया का व्यापार बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में उसका लखनऊ आना भी। शुरू में मुझको बहुत अच्छा लगता था, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, एक भरा पूरा परिवार है मेरे पास। अब इधर काफ़ी समय से भैया महीने में औसतन 10 दिन तो रहता ही है, साथ में ड्राइवर, स्टेनो और चपरासी। कभी कभी अंजलि और दीप भी। घर का हर कोना भरा भरा सा हो जाता है। कभी कभी घर एकदम पराया सा लगने लगता है, जैसे घर में मेरे लिए जगह ही ना बची हो। मेरी ज़िंदगी उतने दिनों के लिए अपने कमरे और किचन तक सिमट जाती है। नाश्ते खाने से लेकर मिलने आने वालों के लिए चाय, कॉफ़ी और ठंडा भिजवाते मैं थकने लग जाती हूँ। पस्त हो रही हूँ मैं, तन से, मन से, सच कहूँ तो धन से भी। कहने को तो पूरा घर मेरा है, पर मेरी हस्ती तो धीरे धीरे मेरे ही घर के एक कमरे में सिमटती जा रही है। कोठी के गेट पर भैया के नाम की प्लेट पहले से लगी है, अब एक तख्ती दीप के नाम की भी लग गई है, साथ में विजय कंसल्टेंट का एक बड़ा सा बोर्ड। बाहर से ही घर पर आया सा लगने लगा है। दीप को मेरे पास से गए 5 साल हो चुके हैं। 2 साल MBA करने के बाद से वो बड़ी दक्षता से भैया का काम संभाल रहा है। इन सालों में न जाने क्या हुआ है कि दीप पराया सा लगने लगा है। शायद समय की दूरी रिश्तों को धुंधलाने लगी है। आता है तो बीच में अपनेपन की कोई ऊष्मा आ ही नहीं पाती। मुझे लगता है जैसे कौवे की तरह पराई संतान को अपने डैनों के नीचे अपने सीने से लगाए गफलत में जी रही थी। पंख पनपते ही वो तो अपने घोंसले में पहुंच गया। पता नहीं क्यों लगता है जैसे दीप का स्वर औपचारिक होने लगा है, जैसे अपनापन जताने की उसे कोशिश करनी पड़ रही है। लगता है जैसे उस कोशिश से थक रहा है वो। मैं भी थकने लगती हूँ। शब्दों में उनके अर्थों से अलग कोई गंध भी होती है क्या? अक्सर दीप मेरे लिए महंगे उपहार लेकर आता है। न जाने क्यों मुझको लगने लगता है जैसे दीप थैंक्स गिविंग की कोई औपचारिकता निभा रहा है। पता नहीं क्यों और कैसे, कभी कभी मौन में भी स्वर और शब्द सुनाई देने लगते हैं। मैं अक्सर अपने मन को समझाती हूँ कि अब बड़ा हो गया है दीप, अपने पैरों पर खड़े होकर लड़के ऐसे ही हो जाते हैं। अपना बेटा होता तो क्या वो भी ऐसा ही हो जाता, पराया सा? शायद हो ही जाता। यूनिवर्सिटी से आकर मैं लेटी ही थी कि दरवाजे पर आकर चंपा खड़ी हो गई थी। दीदी जी, आपको भैया जी और बहू जी बुला रहे हैं। बुला रहे हैं मतलब? मुझे अजीब लगा था, कहाँ हैं वो लोग? चंपा वैसे ही खड़ी रही थी। जी, ड्राइंग रूम में। उसने घड़ी की ओर देखा था। कोई आया हुआ है क्या? जी, बहू जी के चौक वाले भैया आए हैं। मैंने सोचा था नवीन के आने पर मुझे क्यों बुला रहे हैं ये लोग। नवीन अंजलि का पड़ोसी था, आर्किटेक्ट है, अंजलि उसे काफ़ी मानती है। मैं ड्राइंग रूम में पहुंची तो देखा था कि मेज़ पर कुछ कागज़ फैलाए सब लोग चारों तरफ आसपास बैठे हैं। मुझे देखकर नवीन उठकर खड़ा हो गया था। मेज़ के पास ही मुझे जगह देने के लिए अंजलि भी उठकर खड़ी हो गई थी। सब लोग बैठ गए थे तो भैया ने बात शुरू की थी। दीदी, दीप के कमरे के बारे में सोच रहे थे। अब हम लोगों का यहाँ आना जाना काफ़ी होने लगा है। थोड़े समय में दीप की शादी भी होगी ही, बहू भी आती ही रहेगी। मैं दीप की तरफ देखकर हंसी थी। तो दीप का कमरा रेनोवेट कराने की सोच रहे हो तुम लोग? नहीं, वो तो बात की बात है। भैया के चेहरे पर उलझन है। असली बात यह है कि दीप का कमरा एक तरह से घर का पैसेज है। बहू के आने पर तो वैसा चल नहीं पाएगा। सो तो ठीक है फिर। मैं सोच में पड़ गई थी। घर की बनावट कुछ इस तरह की थी कि मेरे कमरे से कहीं भी जाने के लिए दीप का कमरा पार करना पड़ता था।
अभी तक न परेशानी हुई थी, न इस तरफ किसी का ध्यान ही गया था। पर अब मैंने भैया की तरफ देखा था। भैया मेज पर फैले घर के नक्शे के ऊपर झुक गए थे। दो तरीके हैं। भैया थोड़ी देर चुप रहे थे। एक तो ये कि आपका और दीप का कमरा बदल दिया जाए। मैं सन्न रह गई थी। लगा था जैसे शरीर का सारा रक्त सिर पर चढ़कर कनपटियों पर हथौड़े सी चोट करने लगा हो। मैंने अपने आप को कोशिश करके शांत रखा था। मैंने भैया की तरफ देखा था। और दूसरा तरीका, भैया ने घर के नक्शे पर एक जगह उंगली रखी थी। दूसरा, आपके कमरे से सीधा ड्राइंग रूम में दरवाज़ा खोल दिया जाए। उस स्थिति में आप ड्राइंग रूम के थ्रू निकल सकेंगी। मैं अकारण घर के नक्शे की तरफ देखती रही थी। एक उपाय और है, मैंने उसी शांत स्वर में कहा था। क्या? सबने एक साथ पूछा था। सब मेरी तरफ देखने लगे थे। बरामदे के दूसरी तरफ का कमरा बिल्कुल मेरे कमरे जैसा है, उतना ही बड़ा, उसी तरह गार्डन फेसिंग। वो उतनी अच्छी तरह मेंटेन नहीं है, शायद इसलिए तुम लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। भैया ने एकदम मेरी बात काट दी थी। नहीं दीदी, वो कमरा शुरू से ही गेस्ट रूम की तरह इस्तेमाल हुआ है। अगर वो कमरा दीप को दिया गया तो साइकोलॉजिकली मुझे लगेगा कि मैंने बेटे बहू को घर से बाहर कर दिया। मेरी जुबान तक एकदम आया था कि ठीक है, फिर वो कमरा मुझे दे दो। मगर फिर मैं एकदम डर गई थी। लगा था कि अगर भैया फ़ौरन तैयार हो गया तो बहुत पीड़ा होगी। मन में बहुत अपमानित सा महसूस करूँगी। मैं काफ़ी देर सोचती रही थी। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मन में आया था कि कह दें, तुम लोग जैसा ठीक समझो। वैसे भी जीवन में अभी तक मैं यही तो करती रही हूँ। पर अनायास मेरा मैं मेरी आदत के विपरीत सीधा तनकर खड़ा हो गया था। मुझे अपने सर को संयत करने का प्रयास करना पड़ा था। नहीं भैया, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ पाऊँगी। शुरू से मैं इसी कमरे में रही हूँ। मुझे उसी कमरे की आदत है। मैं और कहीं रहने की बात सोच भी नहीं सकती। दीप अंजलि से सटा हुआ बैठा था। उसका दायां हाथ अंजलि की गोदी में पड़ा है। वो उसे बराबर थपथपा रही है। पता नहीं उसे आगे की प्रतिक्रिया से रोकने के लिए या तसल्ली देने के लिए, या ऐसे ही। भैया ने दीप की तरफ और दीप ने भैया की तरफ अर्थ भरी निगाहों से देखा था। लगा था जैसे दोनों निराश हुए हैं। हो सकता है उस कमरे की मांग दीप ने ही की हो। भैया ने कागज़ उठाकर नवीन की तरफ बढ़ा दिए थे। ठीक है भाई साहब, फिर आप ये दरवाज़ा खुलवा दीजिए और दीप के कमरे में एक वॉल टू वॉल अलमारी बनवा दीजिए और खिड़की दरवाजे नए करा दीजिए। मैं थोड़ी देर और बैठी रही थी। पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी उपस्थिति वहाँ असहज होने लगी है, और मैं उठकर चली आई थी। एक अजब सी बेचैनी तन मन पर हावी होने लगी थी। मैं अपने मन को समझाती रही थी कि ये व्यवस्था तो होनी ही थी। भैया ना सोचता ये बात तो मुझे सोचनी पड़ती। नहीं तो मुझे घर के अंदर आवागमन बाहर के बरामदे से घूम कर करना पड़ता। ऐसे बेटे बहू के कमरे में तो हर समय नहीं जा सकती ना। फिर भी बेचैनी बनी ही रही थी। भैया और दीप की इच्छा और सुविधा में रुकावट बनी, इस बात की अजब सी ग्लानि, और अपने वजूद को इस घर में एकदम दूसरे दर्जे का नहीं बनने दिया मैंने, इस बात का एक अजब सा संतोष भी। आजकल न जाने क्या हो गया है कि मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। ना जाने क्या हो गया है कि बैठे बैठे अकारण आंखें भरने लगी हैं। ना जाने क्या हो गया है कि बार बार अपने मन को समझाना पड़ता है। भैया, अंजलि, दीप और पल्लवी आए हैं। पल्लवी को लेकर दीप शादी के बाद पहली बार आया है। हफ्ते भर से मैं उसके स्वागत की तैयारी में लगी हूँ। बहू पहली बार आ रही है। उसके सामने सब कुछ बहुत करीने से, बहुत स्टाइल से होना चाहिए। मैंने घर की अलमारियाँ तक खाली करके घर की सफाई कराई है। नौकरों को अभी तक मैं सैकड़ों निर्देश दे चुकी हूँ। पलंग की चादरें और बेड कवर, बाथरूम का तौलिया सब हर दिन के लिए छांट कर अलग कर दिया है मैंने। किस दिन कौन सी क्रॉकरी लगेगी, क्या मेनू रहेगा, सब तय कर लिया है। इस क्रॉकरी में से कितना कुछ मैंने खरीदा है, कितना कुछ मम्मी पापा के ज़माने का है। उन लोगों के स्टाइल की छाप इस घर पर अभी तक है। पापा को गए 14 साल और मम्मी को गए 11 साल हो गए, पर ना जाने कितनी चीज़ों पर उनकी छुअन अभी तक बाकी है। अंजलि घूम घूम कर पल्लवी को घर दिखा रही है। इस समय दोनों बाहर के बरामदे में खड़े होकर बात कर रहे हैं। पल्लवी के चहकने की आवाज़ अंदर तक आ रही है।
मम्मी, अपने तो दोनों ही घर बहुत सुंदर हैं, अलग अलग तरह से। कानपुर वाले घर का मॉडर्न आर्किटेक्ट, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन, और ये घर भी कितना सुंदर है, विक्टोरियन स्टाइल का। ऊंची सीलिंग, खपरेल की ऊंची नीची स्लोपिंग छतें, गेट से घुसते ही घर देखकर तबीयत खुश हो जाती है। बाग भी कितना सुंदर है। अंजलि हंस रही है। भाई, बाग का क्रेडिट तो बुआ को जाता है, वही रहती हैं यहाँ और वही कराती हैं सब कुछ। मेरे हाथ रुक गए थे। लगा था अंजलि पल्लवी को मेरा घर नहीं, अपनी प्रॉपर्टी दिखा रही है। फिर मैं कौन हूँ इस घर में? केयर टेकर। मेरा कौन सा घर है? कोई नहीं। पर मैं तो इस घर को दिन रात सजाती संवारती रही हूँ। भ्रम में थी मैं। अब तक तो उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए भी बहुत देर हो चुकी। पल्लवी की उपस्थिति में मैं अपने आप को अजब तरह से दीनहीन सा महसूस कर रही हूँ, जैसे मैं इस घर में पड़ी हुई कोई चीज़ हूँ, फालतू सामान की तरह। मैं वहीं खड़ी रही थी, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम के बीच, कांच की बड़ी सी दीवार, सामने की फ्रेंच विंडो से दिखता सामने का फूलों से भरा बेहद सुंदर बगीचा, हरी मखमली धूप और लाल बजरी से बना ड्राइववे। मैं तो हर दिन ही यहाँ खड़े होकर देर तक अलग अलग कोण से अपना घर निहारती रहती हूँ। हर दिन अपने ही घर, उसके रख रखाव पर मुग्ध होती रहती हूँ। पर आज जैसे इस घर को लेकर कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। वही बाग है, वही घर है, वही छत है और दीवारें, पर इन सब के बीच मैं तो जैसे बेघर हो गई हूँ। अभी आप सुन रहे थे सुमित सक्सेना लाल जी की लिखी हुई एक सशक्त कहानी बेघर। आशा है कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।